Uh, Hello, all my beloved students. I'm Shomiran Dotto and you are all following my video classes. आज का क्लास का matter will be amalgamation. Again, I'll come back to amalgamation and absorptions. आज का जो sum हम लोग करेंगे that is amalgamation and absorption का एक different type of sum altogether. हम लोग different sort of sums देख चुके हैं in the different videos जो previously I have uploaded, in which we have seen the different type of amalgamation, as well as we have seen there are two types of amalgamation in the nature of purchase और amalgamation in the nature of merger. वो भी हम लोग देख लिया था कि in case of merger क्या होता है. So a lot of things we have done in amalgamation. आज भी हम लोग एक different type of sum के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा. डायरेक्ट मेथड दिया हो रहेगा, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा. एज वेल एज इसमें से हम लोग क्या देखेंगे कि जो इक्विटी शेयर्स परचेज कंसिडरेशन के तौर पे वेंडर कंपनी को मिल रहा है, उसमें से वो कुछ शेयर्स मार्केट में बेच दिया. सो एक नया किस्म का साम है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वी नो दैट कि परचेज वेंडर कंपनी यूजुअली रिसीव्स परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स तो होता ही है, तो उस इक्विटी शेयर्स जो वेंडर कंपनी को मिला एज परचेज कंसिडरेशन, उसमें से वो कुछ शेयर्स मार्केट में बेच देता है. तो साथ ही साथ और भी कुछ एसेट्स भी वो मार्केट में बेचते हैं, जो एसेट्स इज नॉट बीन टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी. क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा समय ऐसे देखे थे जिसमें हम लोग देखे हैं कि एंटायर एसेट्स नहीं लिया जाता है, कुछ कुछ एसेट्स वो वेंडर कंपनी के पास रह जाता है. वेंडर कंपनी क्या करता है, उस एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं. साथ ही साथ लाइबिलिटी के लिए भी सेम कंडीशंस, कुछ कुछ लाइबिलिटीज रखा जाता है वेंडर कंपनी के पास, जो लाइबिलिटी वेंडर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा. सो दिस एस्पेक्ट्स को लेकर हम लोग चर्चा किया है, दिस एस्पेक्ट्स को लेकर हम लोग देखें. सो आज हम लोग और एक ऐसे टाइप ऑफ सम देखेंगे जिसमें सम नंबर 10 हम लोग देखेंगे, जिसमें भी ऐसे कुछ क्लॉज एंड कंडीशंस भरा रहेगा. तो लेट मी शो यू द सम फर्स्ट एंड देन द सॉल्यूशन. Sum number 10 will be our today's sum. बहुत ही बढ़िया sum. The following is the balance sheet of Fair Deal Limited. This is the balance sheet of Fair Deal Limited. Fair Deal Limited का पेज नंबर 122 में है ये sum. Sum number 10 पेज नंबर 122 में है. Fair Deal Limited का ये बैलेंस शीट है और Fair Deal Limited was absorbed by Nathan Limited. मतलब ये Fair Deal Limited का बैलेंस शीट और इस बिजनेस को नाथन लिमिटेड एब्जॉर्ब किया है. मतलब इज अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शंस वेयर Fair Deal Limited is a vendor company and Nathan Limited is the purchasing company on the condition. क्या क्या कंडीशन? एज्यूम ऑल द लाइबिलिटीज, मतलब जितना सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो सब कुछ एज्यूम कर रहा है, एक्सेप्ट एंड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स विच वर सोल्ड बाय द फेयर डील लिमिटेड एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू. मतलब ये सब एसेट्स, सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, सब लाइबिलिटीज ले लिए गया, सब एसेट्स ले लिया गया, सिर्फ एक ही लाइबिलिटीज छोड़ के गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, जो फेयर डील लिमिटेड ने 90% ऑफ द बुक वैल्यू में बेचा है. डिवेंचर के बारे में एज यूजुअल वी नो, डिवेंचर इज बिन डील बाय द नाथन लिमिटेड, लिया गया डिवेंचर ऑफ फेयर डील लिमिटेड डिस्काउंट ऑफ 10% बाय द इशू ऑफ 14% डिवेंचर ऑफ इन नाथन लिमिटेड. तो डिवेंचर का ज़्यादातर इफेक्ट नाथन के बुक में ही, मतलब परचेजिंग कंपनी के बुक में ही होता है. नंबर 3, ट्रेडमार्क्स वेर फाउंड यूजलेस. अनलेस नहीं होगा, ये यूजलेस होगा. सो ये जब हम लोग नाथन लिमिटेड का बुक में करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा. तो इधर डिवेंचर जो ज़्यादातर उसका बुक में वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी के बुक में इफेक्ट दिखाता है. जब हम लोग परचेजिंग कंपनी दिखाएंगे, मतलब नाथन लिमिटेड दिखाएंगे, तभी हम बताएंगे. साथ ही साथ ट्रेडमार्क्स फाउंड यूजलेस. अनलेस नहीं होगा, यूजलेस होगा. मतलब ट्रेडमार्क यूजलेस जो दिखाया जा रहा है ये भी परचेजिंग कंपनी के बुक में इफेक्ट होगा, क्योंकि इधर तो ट्रेडमार्क्स है वेंडर कंपनी के बुक में 35,000 का, बट ये जो भी यूजलेस हो रहा है, मतलब ये रिवैल्यूट किया जा रहा है, ये रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूट किया जा रही है, ये परचेजिंग कंपनी के बुक में इफेक्ट होगा. 4th पॉइंट, इशू 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन नाथन लिमिटेड एट ₹12, मतलब 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में दिया जा रहा है, एंड कैश पेमेंट ऑफ 3 फॉर एवरी शेयर्स इन फेयर डील लिमिटेड. मतलब फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले वो एक शेयर दिया जाएगा, नाथन लिमिटेड अपना एक शेयर देगा 12 रुपये करके, और एक शेयर के बदले फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले नाथन लिमिटेड 3 रुपये कैश देगा. सो दो किस्म का परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश. इक्विटी शेयर्स क्या बोला गया? फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले नाथन लिमिटेड अपना एक शेयर देगा, जिसका वैल्यू है 10 रुपया, बट बुक वैल्यू है 10, फेस वैल्यू है 10 रुपया, जिसको 12 रुपये में दिया जाएगा. और साथ ही साथ
फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले नाथन लिमिटेड 3 रुपये कैश देगा। तो ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑलवेज टू बी बॉर्न बाय द परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी के बुक में होगा। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि फेयर डील लिमिटेड मतलब वेंडर कंपनी को जो भी परचेज कंसिडरेशन के तौर पर इक्विटी शेयर्स मिला वो ओपन मार्केट में 15 रुपया में बेच दिया। देखो दिया हुआ सोल्ड इन द ओपन मार्केट हाफ ऑफ द शेयर्स रिसीव फ्रॉम नाथन लिमिटेड एट ₹15 पर शेयर। मतलब यहाँ से एक प्रॉफिट अर्न करेंगे फेयर डील लिमिटेड, क्योंकि उसको 12 रुपये करके शेयर मिल रहा है और अगर वो 15 रुपीज़ करके मार्केट में बेचते हैं तो 3 रुपीज़ करके उसका प्रॉफिट हो रहा है। हाफ ऑफ द शेयर्स विच इज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम द ये नाथन लिमिटेड इज बिन सोल्ड बाय द फेयर डील लिमिटेड इन द ओपन मार्केट एट ₹15। तो हम लोग को पहले दिखाना होगा दैट इज जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फेयर डील लिमिटेड एज वेल एज जर्नल इन द बुक्स ऑफ नाथन लिमिटेड। तो पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे फेयर डील लिमिटेड मतलब परचेजिंग कंपनी सॉरी वेंडर कंपनी का बुक में क्या क्या होने वाला है। एज यूजुअल हम लोग जैसे प्रैक्टिस किया, जैसे हम लोग प्रीवियसली किया है वेंडर कंपनी का बुक में, वैसे ही सोचेंगे। एसेट्स राइट ऑफ, लाइबिलिटीज राइट ऑफ, परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, देन देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल किया जाएगा। फिर हाफ ऑफ द शेयर्स वो जो परचेज कंसिडरेशन के तौर पे मिला है उसको सेल करेंगे, वहाँ से प्रॉफिट या लॉस आ सकता है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट या लॉस आ सकते हैं जिसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके लिए हम लोग एक एंट्री करेंगे क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें हम लोग वो रिलेशन प्रॉफिट या लॉस को कंसीडर करेंगे एंड साथ ही साथ सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द वेंडर कंपनी बुक्स। तो ये चीज़ आपका दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट है परचेज कंसिडरेशन, ये जो मैंने 6-8 एंट्रीज हम लोग बोल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस करते करते आप लोग का दिमाग में पेस्ट हो जाना चाहिए। तब एमलगमेशन में वेंडर कंपनी बुक में कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला चार क्या क्या होता है, एसेट्स राइट ऑफ, उसके बाद लाइबिलिटीज राइट ऑफ, परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। उसके बाद आपको देखना है कि कोई भी एसेट छोड़ गया कि नहीं गया, मतलब कोई भी एसेट्स वेंडर कंपनी के पास रह गया कि नहीं रह गया, तो उस एसेट्स को वो बेचेगा। तो एसेट्स को बेच के प्रॉफिट या लॉस हो सकता है जिसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही साथ कोई भी लाइबिलिटीज, साथ ही साथ देखना पड़ेगा कोई भी लाइबिलिटीज वेंडर कंपनी के पास जाएगी कि नहीं रहेगी, उसके लिए उसको भी पेमेंट करना होगा, वहाँ से कुछ प्रॉफिट या लॉस डिराइव कर सकते हैं जिसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो जैसे ये सामने है, ये जो लास्ट पॉइंट में दिया गया कि वेंडर कंपनी कुछ शेयर्स जो मिला है उसको परचेज कंसिडरेशन के तौर पे उसको वो सेल कर रहे कि नहीं कर रहे मार्केट में, उसमें भी कुछ प्रॉफिट या लॉस आ सकता है जिसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चार पहला एंट्री के बाद हम लोग ये सब करने के बाद हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएंगे जहां से रिलेशन प्रॉफिट आएगा। एंड देयर आफ्टर सेकेंड लास्ट एंट्री ऑफ द सम क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड द लास्ट एंट्री ऑफ द सम द सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू यू नीड टू ड्रॉ इन योर माइंड कि दिस इज द टेक्निक। सो चलो एक बार देखते हैं वेंडर कंपनी का बुक और कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड देन आई विल शो यू द journal entries, then realization account, and then the last two entries, settlement, equity, claim of shareholder and settlement of claim. सीधा हिसाब परचेज कंसिडरेशन बोल दिया गया था कि फॉर एवरी शेयर्स ऑफ फेयर डील लिमिटेड नाथन लिमिटेड विल इशू 1 शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹12 पर शेयर। मतलब एक शेयर के लिए एक शेयर नाथन लिमिटेड दे रहा है, मतलब फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले नाथन अपना एक ही शेयर देगा, वो भी 12 रुपया करके। तो 90,000 into 12 that is 10,80,000. 10,80,000 will be the share value of shares which is been given by Nathan to Fair Deal Limited. ये साफ साफ बोल दिया गया कि फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले नाथन अपना एक शेयर देगा एट ₹12। साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया कि फेयर डील लिमिटेड का एक शेयर के बदले नाथन 3 रुपया कैश देगा, will pay ₹3 cash each for each shares of Fair Deal Limited। मतलब 3 रुपये कैश एक एक शेयर के लिए पर शेयर ऑफ फेयर डील लिमिटेड। तो फेयर डील लिमिटेड के पास 90,000 शेयर था, 90,000 into 3 दैट कम्स टू 2,70,000। सो दोनों मिलाने से आएगा आपका 13,50,000 विच इज़ द टोटल परचेज कंसिडरेशन। जस्ट गो थ्रू इट, आई विल मूव ऑन टू द जर्नल उसके बाद।
Now next part of the sum, that is journal in the books of Fairdeal Limited. Of journal in the books of Fairdeal Limited, as we all know, the first entry, assets to write off the assets, realization account debit to all the assets and as well at the book value. देखो सब कुछ मैंने book values में लिया गया है. We know that in the books of vendor company जब भी हम लोग assets को write off करेंगे, always at book value. So all the assets to be credited, realization account debit to all the assets, it will be at book value. सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, मतलब टू ऑल एसेट्स, जो भी एसेट्स बुक्स में है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क. हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि इन्वेस्टमेंट इज बीन सोल्ड बाय द फेयरडील लिमिटेड. मतलब फेयरडील लिमिटेड अपने पास इन्वेस्टमेंट को रख रहा है और वो उसको सेल कर रहा है एट ए 90% ऑफ द बुक वैल्यू. सो उसको छोड़ के बाकी सब एसेट्स को मैंने राइट ऑफ किया है. साथ ही साथ आवर सेकंड एंट्री, लाइबिलिटीज राइट ऑफ. लाइबिलिटीज में दो चीज़ है, एक डिवेंचर, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में 12% डिवेंचर 4 लाख और क्रेडिटर्स 3,18,600. तो उसका भी एंट्री मैंने कर दिया. 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,18,600. सो द सेकंड एंट्री लाइबिलिटीज राइट ऑफ, उसमें हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को राइट ऑफ कर दिया. 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो दोनों एंट्री लगातार हम लोग कर लिए. फर्स्ट टू एंट्री ऑफ द सम, एसेट्स राइट ऑफ, लाइबिलिटीज राइट ऑफ. Then our third entry, purchase consideration receivable, Nathan Limited account debit to realization. Purchasing company account debit to realization. So over here it will be Nathan Limited account debit to realization. 13,50,000. 13,50,000. Purchase consideration receivable. C, entry number C, purchase consideration receivable, Nathan Limited account debit to realization. 13,50,000. 13,50,000. Third entry, purchase consideration receivable. Fourth entry, purchase consideration received. Fourth entry, purchase consideration received or OB received हुआ in the form of cash and equity shares of Nathan Limited. तो लिखा equity shares of Nathan Limited account debit 10,80,000 which is in the form of equity shares. Cash account debit 2,70,000 which is in the form of cash to Nathan Limited 13,50,000. वो 13,50,000 in the form of both equity shares and cash. ये दोनों फॉर्म में नाथन लिमिटेड को मिला. नाथन लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन दिया फेयरडील लिमिटेड को. तो दिस इज परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड. सो दिस आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी. एसेट्स राइट ऑफ, लाइबिलिटीज राइट ऑफ, परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल एंड परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड. Then we'll move on to our important entries, that is इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया है. तो इन्वेस्टमेंट सेल करने का एंट्री, इन्वेस्टमेंट सेल करने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1,03,500, 90% में बिक्री किया गया. 1,15,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1,15,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको 90% में बेचा गया है. तो बैंक अकाउंट डेबिट इट विल बी 90% ऑफ 1,15,000. तो फिर अल्टीमेटली 10% लॉस हुआ. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 11,500 टू इन्वेस्टमेंट 1,15,000. सो एक इंपॉर्टेंट एंट्री हम लोग देख लिया कि 1,15,000 मतलब 1,15,000 का इन्वेस्टमेंट को 90% में सेल किया गया, मतलब 10% का लॉस हुआ. सो बैंक अकाउंट डेबिट 90% ऑफ द फुल वैल्यू, रिलेशन अकाउंट डेबिट 10% ऑफ दिस वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट 1,15,000. साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे हैं कि फेयरडील लिमिटेड ने उसको जितना भी शेयर्स मिला है फ्रॉम नाथन लिमिटेड, हम लोग देख लिया था कि 90,000 शेयर्स उसको मिला था 12 रुपया करके. आई विल शो यू दैट कैलकुलेशन अगेन. हम लोग जब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, हम लोग साफ साफ देखा था 1:1 के बेसिस पे इधर परचेज कंसिडरेशन मिल रहा था. दैट मीन्स फेयरडील लिमिटेड को 90,000 शेयर्स मिला था 12 रुपया करके उसको नाथन लिमिटेड का. तो मतलब फेयरडील लिमिटेड हैज रिसीव्ड 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 each फ्रॉम नाथन लिमिटेड. दैट मीन्स फेयरडील लिमिटेड हैज 90,000 शेयर्स एज परचेज कंसिडरेशन राइट नाउ, जिसमें से उसने क्या किया, हाफ द शेयर्स मतलब 45,000 शेयर्स उसने 15 रुपीज़ करके सेल किया. तो लेट मी शो यू दैट एंट्री कैसे होता है. So this is all about bank account debit 45,000 into 15, 2 equity shares of Nathan Limited
45,000 इंटू 12 होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000 इंटू 3, मतलब इधर 15 रुपीज़ करके बेचा है, विच मीन्स दैट कि ऑटोमेटिकली कंपनी ने अर्न किया, मतलब फेयर डील लिमिटेड ने 3 रुपीज़ करके प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट अर्न करने से उसका आया 1,35,000। अल्टीमेटली 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ नाथाल लिमिटेड को क्रेडिट किया, क्योंकि जब परचेज कंसिडरेशन उसको मिला था, देखो जब फोर्थ एंट्री में परचेज कंसिडरेशन मिला था तो इक्विटी शेयर्स ऑफ नाथाल लिमिटेड को उसने डेबिट किया था, क्योंकि उस टाइम उसको मिला था। अब उसी में से वो आधा शेयर्स बेच दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ नाथाल लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा 5,40,000, क्योंकि इधर उसने बेच दिया 45,000 शेयर्स को 15 रुपीज़ करके, तो बेच दिया, 3 रुपीज़ करके लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट में कंसीडर किया। एंड इसके बाद इस एंट्री के बाद हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जस्ट टू फाइंड आउट द रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस क्या जनरेट हुआ ये देखने के लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड उसके बाद सेटलमेंट ऑफ क्लेम। सो लेट मी शो यू आफ्टर दिस एंट्री लेट मी शो यू द रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना पड़ेगा, एंड देन देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू द क्लेम ऑफ शेयर होल्डर एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से, देखने के बाद आराम से यहाँ पर एक प्रॉफिट डिटरमाइन हुआ, दैट इज जनरेट हुआ 5,16,500। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, मैंने जस्ट पोस्टिंग किया है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो और कैसे प्रॉफिट जनरेट हुआ एक बार कैलकुलेट कर लो। सो वर्किंग नोट में आपको रियलाइजेशन अकाउंट खोल के दिखाना पड़ेगा। Now let me show you the claim of equity shareholder and how to be settled that claim particularly. Our second last entry, equity share cap, claim of shareholder, equity share capital account debit 9 lakh, general reserve account debit 1,20,000, साफ दिया हुआ बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 52,000, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 5,16,500, टू इक्विटी शेयर होल्डर 15,88,500। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये सेकेंड लास्ट एंट्री जी, एंट्री नंबर जी, जिसमें हम लोग क्या लिखा, हम लोग तैयार किया कि व्हाट इज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो आराम से पता चल गया द टोटल क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज 15,88,500, जो कि सेटिस्फाई किया जाएगा किससे, अभी कंपनी के पास, अभी फेयर डील लिमिटेड के पास क्या है, 90,000 शेयर में से उसने 45,000 शेयर बेच दिया, तो अभी उसके पास 45,000 शेयर है 12 रुपये करके। सिंपल बात है, फेयर डील लिमिटेड के पास 45,000 शेयर है 12 रुपया करके, जिससे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। और साथ ही साथ कैश, एक कैश पोजीशन में एक गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि कैश उसको तो मिला है 2,70,000, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन में देखिए कि कैश उसको मिला है 2,70,000, उसको मतलब फेयर डील लिमिटेड को कैश मिला है 2,70,000, साथ ही साथ और भी कहीं से भी कैश मिला होगा, इन्वेस्टमेंट सेल करके कैश मिला, शेयर्स इशू करके कैश मिला उसको, मतलब ये सब चीज़, ये जो इन्वेस्टमेंट बिक्री करके उसको कैश मिला, शेयर्स बिक्री करके उसको कैश मिला, ये सब कैश उस 2,70,000 में ऐड होगा, ऐड होके जो कंपाउंड फिगर है, उस कंपाउंड फिगर का जो कैश होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के बीच दो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक लेफ्ट ओवर इक्विटी शेयर्स, जो शेयर्स बेच दिया, आउट ऑफ 90,000 45,000 शेयर्स बेच दिया, तो बाकी 45,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा इस इक्विटी शेयर होल्डर के बीच। साथ ही साथ जो बैंक में रह गया पैसा, बैंक में तो मिला था 2,70,000 एज परचेज कंसिडरेशन, साथ ही साथ बैंक का पोजीशन चेंज हुआ क्योंकि सेल किया शेयर्स ने, सेल किया इन्वेस्टमेंट, तो ये सब के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगी, और वो जो टोटल बैंक बैलेंस होगा, कंसोलिडेटेड बैंक बैलेंस, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्विटी शेयर होल्डर में। तो आई विल शो यू दैट वर्किंग नोट एक बार कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाएगा। सो लेट मी शो यू द वर्किंग नोट फॉर द कैश एंड देन आई विल शो यू द लास्ट एंट्री। द टोटल क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कैसे आया, ये चारों को ऐड करने के बाद आया 15,88,500. So this 4 will be added and the resultant figure will be 15,88,500. That is the total claim of equity shareholder. Cash calculation is this. Calculation of cash to be distributed to the equity shareholder. Cash received as PC, मतलब परचेज कंसिडरेशन के तौर पे 2,70,000 का कैश मिला, एड इन्वेस्टमेंट सेल सोल्ड किया तो फिर इतना आया, और शेयर्स ऑफ नाथन लिमिटेड सोल्ड, मतलब जो 45,000 शेयर जो सेल किया था उसमें से ये आया, तो कुल मिला के 10,48,500 इज द टोटल कैश पोजीशन। ये कैश पोजीशन है
फेयर डील लिमिटेड का जो कैश उसको इक्विटी शेयर होल्डर के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि फेयर डील लिमिटेड का तो और कोई आइडेंटिटी नहीं रह रहा है, तो जो भी उसके पास है अभी वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उसका शेयर होल्डर के बीच। सो 10,48,500 इज द कैश पोजीशन। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि आप लोगों की लास्ट एंट्री कैसे फॉर्म किया जाएगा। This is last but not the least, last entry, that is settlement of claim of equity shareholder, जिसमें हम लोग equity shareholder अकाउंट डेबिट 15,88,500 is the total claim we have sorted out in the second last entry, that is 15,88,500. equity shareholder अकाउंट डेबिट 15,88,500 is the total claim of equity shareholder, जो कि satisfy होगा in the form of Nathan Limited, that is equity shares in Nathan Limited 45,000 into 12. हमने अभी बताया था कि there are two things which is left over with the Fair Deal Limited. One is the remaining shares, that is 45,000 shares. 90,000 shares में से 45,000 is sold out in the market, so remaining shares is 45,000 shares is been left over with the Fair Deal Limited to be distributed to the equity shareholder, as well as the cash position which we have just now calculated, that came to 10,48,500, because there is a change in the cash position because of the fact that कि एक cash has received as purchase consideration, and साथ ही साथ कुछ cash वो भी मिला उसको investment sell करके, as well as इक्विटी शेयर्स बेच के, तो कैश पोजीशन आया 10,48,500. जस्ट नाउ आई हैव कैलकुलेटेड, आई शोन यू द वर्किंग. ये दोनों मिला के देखिए, ऑटोमेटिकली द फिगर विल बी 15,88,500. दिस ऑटोमेटिकली दिस फिगर विल कम टू 15,88,500. कोई भी फिगर हमने बैलेंसिंग फिगर नहीं पुट किया इधर. देखिए इक्विटी शेयर्स इन नाथन लिमिटेड कितना होगा, 45,000 इंटू 12 होगा, दैट कम्स टू 5,40,000. साथ ही साथ ट्रू कैश क्या होगा, ट्रू कैश होगा 10,48,500, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, तो इसीलिए ये दोनों फिगर को ऐड करते हुए आ गया आपका 15,88,500. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेंडर कंपनीज बुक. एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आई विल स्टार्ट शोइंग द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक बार लास्ट एंट्री देख लीजिए, कैसे मैंने लास्ट एंट्री को कंसिडर किया. Takipten dikey varacak ama yine. Now, the books of Nathan Limited. Well, this is in the books of Nathan Limited. Pala entry, as we all know, business purchase account debit to liquidator of Fair Deal Limited 13,50,13,50 is the first entry. Thereafter assets, all assets will be debited. देखो इधर मैंने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लिया, ट्रेडमार्क को भी नहीं लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बीन केप्ट बाय द फेयर डील लिमिटेड, उसने बेचा था, और ट्रेडमार्क इज कंसिडर्ड टू बी यूजलेस इन द बुक्स ऑफ नाथन लिमिटेड. इसीलिए दोनों चीज़ को मैंने नहीं लिया. लाइबिलिटीज़ को लिया है, लाइबिलिटीज़ का डिवेंचर का मैंने 3,60,000 के वैल्यूएशन पे लिया है, क्योंकि 10% डिस्काउंट में ये सेटल ऑफ हो रहा है. साथ ही साथ टू बिजनेस परचेज, एंड देयर आफ्टर द बैलेंसिंग फिगर इज 3,88,000. तो एक बार पहला दो एंट्री देख लीजिए ध्यान से. We know the calculation of goodwill. If this credit is more than the debit total, then the balancing figure will be goodwill. If the debit total is more than the credit total, the credit side balance will be capital reserve. So over here, it is the credit side which is more than the total of credit side, which is more than the debit side, which automatically means the figure will be goodwill. सो द फर्स्ट टू एंट्रीज, थर्ड एंट्री, क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है, मतलब नाथन लिमिटेड क्या दे रहा था परचेस कंसिडरेशन, 13,50,000 टोटल परचेस कंसिडरेशन दिया जा रहा है. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 इंटू 10, मतलब इधर फेस वैल्यू के अनुसार कैलकुलेट होगा, क्योंकि 10 रुपीज़ द फेस वैल्यू है, तो 90,000 इंटू 2 विल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैश. देखो ये जो सेग्रीगेशन है,
ये जो सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन आपको वेंडर कंपनी की बुक में जरूरत नहीं, क्योंकि वेंडर कंपनी को वो रिसीव हो रहा है 12 रुपये करके, दैट्स इट। बट ये जो 12 रुपये करके दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? नाथन लिमिटेड। उसका पास, उसका बुक में उसका फेस वैल्यू क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जब बैलेंस शीट बनेगा तब क्या होगा, अलग अलग आपको दिखाना पड़ेगा, फेस वैल्यू को दिखाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स फंड में, और सीक्रेट प्रीमियम को दिखाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। सो दोनों चीज़ को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, इसीलिए 90,000 इंटू 10 and 90,000 into 2 allocate करके लिखा है मैंने, and to cash 2,70,000. So this is the purchase consideration paid to the vendor company Fair Deal Limited. उसके बाद absorption cost, that is goodwill to bank, and then debentures been converted, 12% debentures been converted to 14% debentures. So this is all about the about the Nathan Limited and the journal entries required to be shown in the Nathan Limited, क्योंकि Nathan Limited में और कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट है नहीं, जितना भी इंटरेस्टिंग मैटर था वो सब फेयर डील लिमिटेड के बुक में था, जो हम लोग डील किया था। जैसे हम लोग देखा था इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया गया था 90% बुक वैल्यू में, आधा शेयर्स जो उसको मिला था एज परचेज कंसिडरेशन फेयर डील को मिला था, उसमें से वो आधा शेयर्स वो बेच दिया मार्केट में, उसमें से कुछ प्रॉफिट अर्न किया। सो दिस आर ऑल द थिंग्स विच इज बीन रिकॉर्डेड, विच इज बीन शोन इन द बुक्स ऑफ फेयर डील लिमिटेड। सो नो कंफ्यूजिंग पॉइंट इन द बुक्स ऑफ नाथन लिमिटेड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 एंट्री हम लोग पास कर दिया, करने के बाद द नाथन लिमिटेड बुक्स ओवर हो गया। तो नाथन लिमिटेड के बुक में पहला 5 एंट्री, 5 एंट्रीज को देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग अगला वीडियोस के लिए डेफिनेटली आएंगे, अगला वीडियोस में आएंगे। बट तब तक के लिए आप लोग ये सब वीडियोस को एंजॉय कीजिए, सब वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डेफिनेटली उसको क्लियर आउट करेंगे आप लाइव क्लास में। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।